वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ हो गए, हेल्दी हो गए और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे होगे। बट मैं आज एक चीज़ के टॉपिक है, वो एक सीरियस टॉपिक भी हो सकता है किसी लोगों के लिए, वो उनके लिए जो जिससे वो अभी फेस कर रहे होंगे या उससे डील करने की कोशिश कर रहे होंगे। एक्चुअली वो टॉपिक बड़ा इंटेंसिव है और उसकी वजह है क्योंकि उससे हम डील करने में ना बहुत वक्त लगा देते हैं। मैं भी लगा देता हूँ और बात करूँगा मैं खुद की, और मैं जिस कंडीशन से कभी मैं भी गुजरा हूँ या फिर मैंने देखा है कि लोग बहुत सफ़र करते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। उसका नाम भी है सिचुएशन का या उस फेस का, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। तो बिफोर वी शुड टॉक अबाउट व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग, इसकी एक टेक्निकल भाषा भी है। अगर हम बात करते हैं कि इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो इफ़ यू गो एंड कंसल्ट विद स्पेशलिस्ट लाइक साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, तो वहाँ पे उसका एक मेडिकल नाम है, उसका नाम है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको GAD बोलते हैं। बट ये वर्ड सुन के ना बड़ा हैवी वर्ड है। इससे हमें, अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द एज ग्रुप के जो 30 एंड 40 के बाद एज ग्रुप आ जाता है, तो हम ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, तो वो जो वर्ड मिल जाता है ना हमें, तो वर्ड हमें एक रीज़न मिल जाता है जिसके पीछे छुप जाते हैं। तो छुपना कभी समाधान या सोल्यूशन नहीं होता, उसे डील करना पड़ता है। तो उस वर्ड पे नहीं जाएंगे, उस मेडिकल भाषा में बात नहीं करेंगे। ओवर थिंकिंग की सिचुएशन है मेरे हिसाब से। और बिफोर हम ओवर थिंकिंग की बात करें, वी शुड अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है। तो मेरे मायने में ओवर थिंकिंग इज अ सिचुएशन, ठीक है। अगर किसी टॉपिक को हम बार बार लगातार विदाउट नोइंग द रियल रिजल्ट सोचे जा रहे हैं और सोचने के बाद भी ना हर एक इंसान का 82 रेशियो निकल के आते हैं, या फिर 2 आउटकम या वे ऑफ डायरेक्शन होता है सोचने का उस फ्लो के अंदर। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। और 90% पीपल हमेशा क्या करते हैं, या हम क्या करते हैं 90% टाइम नेगेटिव सोचते हैं, और जो शायद होने वाला भी नहीं हमारे साथ। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, अगर मैं आज बाहर निकलता हूँ तो मेरे साथ ये हो सकता है, अगर मेरे साथ ये हो गया तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, अगर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मेरे पास इनफ फंड्स है कि नहीं है, या फिर मेरे जो इंश्योरेंस कवर्ड है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, और मैं पैसे नहीं ला पाया तो मेरा इलाज कैसे होगा, मेरी फैमिली कैसे मैनेज करेगी। यार अभी हम घर से बाहर भी नहीं निकले हैं और हॉस्पिटल तक पहुँच चुके हैं और कर्जा मांगने तक पहुँच चुके हैं। तो दिस इज़ व्हाट ओवर थिंकिंग इन अ नेगेटिव वे। और 90% हम यही करते हैं क्योंकि हम पॉजिटिव आवाज़ को सुनना बंद कर चुके हैं। जो पॉजिटिव आवाज़ हमारे अंदर रहती है लेकिन हम उसको सुनते नहीं है, वो बहुत सहमी सी आवाज़ है, एक मासूम सी आवाज़ है जिसको हम हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। हम सुबह से शाम तक एक ही आवाज़ में बात करते हैं जो हमारे अंदर से आती है कि इधर से नहीं होगा, या ये तू मत कर, या तो और इसको साइड करते हैं। वो एक ऐसी आवाज़ है जो हमें बहुत अच्छा फील कराती है, अरे यार आज ये मत कर, सो जा, कंफर्टेबल रहे, पिक्चर देख, अरे मत कर काम, बाहर मत जा। अपने को वेट लूज कर रहा है, अरे यार आज संडे है, आज खाने दे, आज चीट डाइट करने दे, आज ये करने दे। तो वो आवाज़ हमें ना बहुत अच्छा फील कराती है, और वही नेगेटिव आवाज़ है, उसको सुनना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वही हमें ओवर थिंकिंग या थिंकिंग ऐसी उस सिचुएशन पर ले जाती है जिस सिचुएशन से हम डरते हैं, या फिर उससे हम कभी कभार घबरा जाते हैं क्योंकि हम उससे डील नहीं कर पाते। तो मैं बड़ा टेक्निकल भाषा से साइड होकर इस टॉपिक पे बात करना चाहता था। तो उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दोनों में फ़र्क क्या है, ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में। अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव सोच रहा हूँ और जब तक उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसके कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में सटीक नहीं बैठ रहे हैं, जो मैं एक्चुअल में रिजल्ट चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है, तब तक सोचना गलत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और सबसे ज़्यादा इंडिया में हम लोग एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है कि नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना। वो नेक्स्ट लेवल क्या है? वो है नया लेवल ऑफ डेजिग्नेशन या नया लेवल ऑफ रोल, और मे बी चेंजिंग द कंपनी। तो उस कंडीशन में ना हम बहुत सोचते हैं कि हमें उस लेवल पे जाना है, मुझे सेल्स हेड बनना है, या फिर मुझे एक मैनेजर बनना है, या एक और सीनियर लेवल पे हेड बनना है, या GM बनना है, या CIO बनना है, व्हाट्सएवर। तो वो जो लेवल हमने सोच लिया, ये जो माइलस्टोन या हमारी सो कॉल्ड ड्रीम हो गया, वो वहाँ तक पहुँचने के लिए जर्नी है ना, उसमें ही एक प्रॉब्लम है जो हम गलतियाँ करते हैं। अगर हमें वहाँ कुछ भी जो हमारे नेक्स्ट लेवल है या नेक्स्ट माइलस्टोन है या नेक्स्ट पोजीशन है, वहाँ पहुँचना है, तो हमें कंसल्ट भी उन्हीं लोगों से करना पड़ेगा जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके हैं, रादर टॉकिंग टू द पर्सन हु हैव नेवर अचीव दैट। और हम
ज़्यादातर उन्हीं लोगों से पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं, या आसपास अपने कलीग या दोस्त से पूछते हैं, यार मुझे ये बनना है, अब तू बता। यार जब वो खुद ही नहीं बन पाया तो क्या बताएगा? ठीक है, तो आपको उससे पूछना है जो वहाँ बन चुका है, उसका टाइम लेना है, वो आपको सही बताएगा, उसके अप्स एंड डाउन बताएगा, उसकी जर्नी कैसी गई, उसने कैसे डील किया। और सबसे ईजी है, उसे अंडरस्टैंड करो, रिलेट करो और उसी को डुप्लीकेट करो, यानी कॉपी करो, इम्प्लीमेंट करो। वो चेंज लाओगे, वो कंस्ट्रक्टिव चेंज ही आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। चलो इस प्रोफेशनल लाइफ को साइड करते हैं। पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज आते हैं, इससे ज़्यादा आते हैं, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप इशू, टाइम मैनेजमेंट इशू, व्हाट्सोएवर। तो ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में इनके बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं थिंकिंग के बारे में, कि हमारी थिंकिंग को ओवर थिंकिंग सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, फिर हम उसे डील नहीं कर पाते। तो इस बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में वेरी गुड अचीवर, ठीक है, ही बिकम अ CIO ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, एंड आफ्टर एज ऑफ 55 उसके जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो उसने अच्छे से फुलफिल कर लिया। एंड उसके पास अब काम करने के लिए ना ज़्यादा कुछ था नहीं कि उसको नेक्स्ट लेवल पे कहाँ जाना। फिर उसका रिटायरमेंट का टाइम आ गया, एंड देन ही रिटायर्ड, एंड ही वाज एक्चुअली इन एंटायर डे ही वाज थिंकिंग टू मच कि व्हाट आई हैव टू डू, मतलब अब मैं क्या करूँ पूरे दिन, मेरे पास काम तो है नहीं। तो वो सोचता ही रहता था पूरे दिन। उसका काम कुछ नहीं था, सिर्फ सोचना था। उसको क्या अचीव करना उसको नहीं पता, बट एक ही काम था, सोचना। क्योंकि पूरे हमने अपने जो ज़िंदगी बिताते हैं वो उसने भी वही बिताई, और पूरी ज़िंदगी सिर्फ सोच के इम्प्लीमेंट किया और उस रिजल्ट पे काम किया या रिजल्ट अचीव किया। तो आदत क्या पड़ गई सोचने की, तो उससे वो बहुत सफ़र होने लगा। एंड ही कंसल्टेड विद साइकेट्रिस्ट एंड ऑल, एंड देन उसको वही नाम दिया गया GAD कि आपको ये है। एंड उसको कुछ मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की गई, बट उसको ना वो मिला नहीं जो वो ढूंढ रहा था, वो पीस। तो उसने सोचा कि यार ये मेडिकल लाइफ से या फिर इस मटेरियल लाइफ से दूर चलते हैं, और वो चला गया मोनेस्ट्री के पास, घूमता फिरता ऐसे ही। तो जो आदमी मोनेस्ट्री पहुंचा तो उसको एक मास्टर मिले। तो मोनेस्ट्री के जो मास्टर थे, जैन मास्टर, उनके पास वो पास गया और मास्टर से बोला कि मास्टर मुझे इस मोनेस्ट्री में प्रैक्टिस करनी है जो ये बाकी आपके मोनेस्ट्री में मंक्स हैं ये प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की, अपने आप को जानने की, मुझे भी यही प्रैक्टिस करनी है। तो मास्टर ने बोला ठीक है आप आइए, और यहाँ 500 के आसपास मंक्स हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ ज़िंदगी को समझते हैं, आप भी कीजिए, बट यहाँ से ना पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको। तो उस आदमी ने बोला सर मैं जो पिछले अपने ज़िंदगी में ऑलरेडी सफ़र हो रहा हूँ, मेरे को एक प्रॉब्लम है, बार बार मैं सिर्फ सोचता ही रहता हूँ और कुछ है ही नहीं, मुझे सोचने की प्रॉब्लम से निकलना है। तो मास्टर ने बोला ठीक है आप आइए यहाँ पर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, बट आपको मैं जो काम बोलूँगा आपको वही फॉलो करना है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, ठीक है, कोई जवाब का आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए मुझसे, जो आपको काम बोला जाएगा वो आपको फॉलो करना है जब तक मैं आपको स्वयं आके दूसरा काम ना दूँ। उस आदमी ने बोला ठीक है। तो वो मोनेस्ट्री के अंदर गया और अगले दिन से सुबह सुबह उठ के नदी किनारे पानी लेके आता, पानी लेके बाद किचन में जाता और चावल कूटने लग जाता, क्योंकि उसको मास्टर ने यही बोला था। तो बाकी वहाँ पे और भी 500 के आसपास मंक्स थे जो उसको ऑब्जर्व करते थे कि यार ये आदमी कौन आया है नया जो जैन मास्टर लेके आए हैं, इसको सीधा किचन में भेज दिया, इसको ना पढ़ने को बोला है ना ध्यान लगाने को बोला है, बस इसको चावल कूटने का काम दिया गया है किचन में। तो वो दूसरों को नज़रअंदाज करता था क्योंकि उसके मास्टर ने बोला था कि मुझे सिर्फ चावल कूटने हैं, यही काम दिया है मुझे। तो वो पूरे दिन वही करता था, पूरे दिन चावल कूटना, शाम को थक के वहीं सो जाता था, क्योंकि उसको सुबह जल्दी 4 बजे उठ के पानी लेके भी आना होता था। तो वो कहीं कुछ नहीं देखता था, ना नहाना धोना, कुछ भी ढंग से नहीं करता था, लेकिन उसका एक काम था चावल कूटना, उसको वो ढंग से करता था। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए, कई दिन सालों बीत गए, लोग उसको पागल कहने लग गए, उसकी दाढ़ी बढ़ गई, उसका हुलिया ऐसा हो गया था, उसको नाम भी याद नहीं था। 1-2 साल ऐसे ही हो गए थे, उससे कोई कुछ पूछता था वो कुछ जवाब नहीं दे पाता था, सिर्फ हंसता रहता था। ऐसे करके 12 साल बीत गए और वो कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ चावल ही कूटता था और वेट करता था कि जैन मास्टर आएंगे और उसको दूसरा काम देंगे। एक बार जैन मास्टर किचन में आए और सबके सामने, और बाकी मंक्स भी थे, उनके सामने बोला कि अब मुझे
यहाँ से जाने का समय हो चुका है और मुझे अपना एक सक्सेसर यानी जो मेरे स्थान पर अब बैठेगा इस मोनेस्ट्री में, वो मुझे चुनना है। तो आपने सब लोगों ने इस मोनेस्ट्री के अंदर जो भी सीखा है इतने सालों में, उसको आपको मेरी दीवार के सामने लिख देना है। जब मैं सोने जाऊँ, मैं अगले दिन आके पढ़ लूँगा और जो मुझे समझ में आएगा, जिस इंसान का उस शब्दों में सही मतलब ज़िंदगी का पहचान चुका है, उसको मैं अपना सक्सेसर बता दूँगा। तो सब मंक्स को पता था कि यही एक तरीका जो ज़ेन मास्टर ने बोला है, वो तरीका तो बहुत सरल है। तो बाकी जो मंक्स थे उसमें से कई सीनियर मंक्स भी थे, तो सबको लगता था कि ये एक इंसान और है इस मोनेस्ट्री में जो बहुत ज्ञानी है, जिसने सारी ग्रंथों को अच्छे से पढ़ा है, कितने साल यहाँ पर प्रैक्टिस की है, ध्यान अच्छे से लगाता है, सारे कार्य सही तरीके से करता है। तो सबको लगता था यही बनेगा। तो वो गया शाम को और ज़ेन मास्टर के कमरे के बाहर अपने लाइन लिख के आया। जो लाइन लिख के आया वो बहुत अच्छी थी कि मन एक शीशा है, एक आईना है जिस पे ख्यालों की, इच्छाओं की धूल जम जाती है, और जो इंसान उस धूल को हटा सकता है उसका मन एकदम साफ, दिमाग एकदम साफ हो जाता है और उसको पूर्ण शांति मिल जाती है। तो जो सीनियर मंक था जिसने लाइन लिखी थी, उसने बोला कि मैं ये लाइन तो लिख रहा हूँ लेकिन मैं अपना नाम नहीं लिखूँगा। मुझे नहीं पता कि ज़ेन मास्टर को ये लाइन अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, तो अगर उनको अच्छी लगे तो मुझे बुला लेना, और ना अच्छी लगे तो मैं नहीं जानना चाहता। तो अगले दिन सुबह हुई, ज़ेन मास्टर ने वो लाइन देखी तो वो बहुत क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा आया उनको। उन्होंने बोला ये किस इडियट ने इतनी मेरी दीवार गंदी कर दी है, क्या लिखा है ये जो लाइनें लिखी हैं ये सब किताबी ज्ञान है, ये जीवन का सच नहीं है। अगर आप लोगों को सच पता है तो लिखिए, मैं एक दिन का और मौका देता हूँ आपको। तो बाकी मंक्स बहुत घबरा गए कि और आपस में बात करने लगे, अगर ये भी सच नहीं है और इतने ज्ञानी है वो जो जिन्होंने ये लिखा है, तो फिर जीवन का सत्य क्या है। और कई लोग आपस में बात कर रहे थे। तो इस बीच जो वो आदमी था जिसका काम था सिर्फ चावल कूटना, वो सुन रहा था और हंस रहा था अंदर अंदर। तो उसकी हंसी लोगों ने सुनी, कुछ लोग उसके पास गए और उससे पूछा कि आप हंस रहे हो, आपको कुछ पता भी है, आपका नाम क्या है। उसने बोला मुझे अपना नाम याद नहीं है। तो कह रहे आप हंस क्यों रहे हो, आपने क्या समझा इससे। कह रहे वो जो लाइन ज़ेन मास्टर ने पढ़ी और जो उसने लिखी है, जिसने भी लिखी, वो बात ही ऐसी लिखी, मन आईना है, मन में मिट्टी है। तो मुझे हंसी आ गई। तो वो लोग आपस में देखने लगे, बाकी मंक्स कहते ये आदमी 12-15 साल से यहाँ पर आके सिर्फ चावल कूट रहा है, इसको नाम तक याद नहीं, इसका हुलिया ऐसा, इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसने कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ा और ये हंस रहा है। तो उन्होंने मन में सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इससे पूछते हैं कि अच्छी लाइन क्या है, क्या ये लिख सकता है। तो उसने उसको बोला कि काम करो, आप लिख सकते हो वहाँ पे जाकर वो लाइन जो ज़ेन मास्टर को अच्छी लगे। कह रहा देखो मुझे लिखना तो आता नहीं है, मैं अपना नाम तक भूल चुका हूँ, हाँ मुझे जीवन में जो मैंने यहाँ 12 साल में सीखा है वो मैं बता सकता हूँ, आप लिख दो। कहते ठीक है। तो उसने जो लाइनें बोली, उसने बाकी मंक्स जो एक थे रेस्पोंडेंट, उन्होंने वहाँ पे जाकर लिख दी। वो लाइन क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। मन एक छलावा है और ना तो कोई मन है और ना कोई उसका आईना है, और जब मन ही नहीं है तो मिट्टी आकर बैठेगी कहाँ। और जिसको ये सच पता है उसको सारी शांति मिल गई। सुबह जब ज़ेन मास्टर ने वो लाइनें देखी तो उन्होंने बोला कि ये लाइनें किसने लिखी है। तो लोगों ने बताया ये जो आपका चावल कूटने वाला है, जो 12 साल से चावल कूट रहा है, उसने लिखी है। तो ज़ेन मास्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। बट रात में ज़ेन मास्टर जब सब सो गए थे मंक्स मोनेस्ट्री के अंदर, सारे मंक्स, वो चावल कूटने वाले के पास गए और आदमी को जगाया, उसको बोले कि उठो, आप मुझे ये बताओ कि वो जो लाइन आपने लिखी थी ये आप सच में समझ चुके हो जीवन में यहाँ पर। तो उस आदमी ने बोला कि मास्टर सबसे पहले तो धन्यवाद, आप 12 साल बाद मेरे पास आए, और वो मैंने नहीं लिखा मास्टर, मुझे लिखना नहीं आता है, मैं अपना नाम तक भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ चावल कूटना आता है जैसा आपने बोला था, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था। तो मास्टर ने बोला कि अब यहाँ पर तुम्हारा रहना खतरे से खाली नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ,
क्योंकि मैं जो यहाँ पर इतने सालों से सिखा रहा हूँ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानने का, उस तुम बहुत अच्छे से सीखे हो और ये बात बाकियों को पता चलेगी तो वो शायद तुम्हारी जान ले लेंगे। तो आप मेरे लिए इस मोनेस्ट्री के सक्सेसर तुम ही हो जो मेरा जगह पर मेरे स्थान पर आकर बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ लोग रहने नहीं देंगे। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें पूर्ण ज्ञान मिल चुका है, अब तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें पूरी शांति मिल चुकी है जो तुम ढूंढने आए थे। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी है कि प्रैक्टिस हमें जो करना है ना, अगर ओवर थिंकिंग के एक प्रोसेस से निकलना है जो जिसमें जब हम स्टक हो जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस करना है प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव काम में एंगेज होना या फिर उस प्रोसेस में एंगेज होना, जिससे हमें रिज़ल्ट जो आएंगे, जो हमें अचीव होंगे, वो हमें बेनिफिट कर सके। ऑब्जेक्टिव तो हमें वही है ना लाइफ में, कुछ पॉजिटिव ही चाहिए। लाइफ को थोड़ा रिलैक्स करो, एंजॉय करो, मजा आएगा। सी यू गाइस, टेक केयर, स्टे हैप्पी।